अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे और हेल्थी होंगे। तो पहले तो पूछ लेता हूं कि लास्ट लेक्चर की समझ आई थी आप लोगों को कि नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट अबाउट मिक्सचर एंड इट टाइप्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम से। सही है। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक्स टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको केमिस्ट्री की एबीसी भी नहीं आती। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मीन बाय मास नंबर। थोड़ा बेसिक से सीखते हैं। देख लें, मेरे पास होता है एटम। एटम में एक होता है न्यूक्लियस और एटम के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं शेल्स। यहां तक तो क्लियर है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की थी। सॉरी, ये चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, लेकिन चूंकि ये टॉपिक रिलेटेड है विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सही है ना? कोई मसला तो नहीं है? तो देखें ना, यहां पर देखें, ये मेरे पास है, ये एक एटम। एटम में होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो इसके इर्द गिर्द अराउंडिंग पार्ट है यानी शेल्स है, इसको हम बोलते हैं शेल्स। यहां तक क्लियर है? आपको यह भी पता होगा कि न्यूक्लियस जो होता है इस पर होता है कौन सा चार्ज? इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं इसमें एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इसमें न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो वो पाए जाते हैं किस चीज में? शेल में। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक मिनट में चेक कर लूं कि आप लोगों के लिए विजिबल है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल विजिबल है। तो देखें, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अगर 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 मैं बात करूं एक न्यूट्रल एटम की, चूंकि दुनिया में जितने भी एटम हैं बिफोर केमिकल रिएक्शन, यानी उस वक्त जब तक उसने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं किया हो, सही है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है। तो दुनिया में जितने भी एटम्स हैं, यहां पर देखें, इधर उधर ना देखें, यहां पर देखें, दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल एटम, यानी न्यूट्रल एटम। ये बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में जितने भी न्यूट्रल एटम होंगे, न्यूट्रल एटम का मतलब यह होता है कि न्यूट्रल एटम पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? जीरो चार्ज। यानी न्यूट्रल एटम हैज नो चार्ज, इट हैज नो चार्ज। इसका यह मतलब है कि ना तो न्यूट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना न्यूट्रल एटम पर कौन सा चार्ज होता है? बताएं बताएं बताएं। ना तो उस पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। कितनी इजी बातें हैं, यहां पर देखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो सर, आपकी ये बात सही है कि न्यूट्रल एटम है उस पर चार्ज जीरो है। सर हमें यह बताएं कि इस पर चार्ज जीरो क्यों है? तो जरा यहां पर देखें, मैंने बात की न्यूट्रल एटम की, तो देखें, जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम, मैंने बात की किसकी? इसकी, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम पर जो चार्ज होता है जीरो। क्यों? इसका यह मतलब है जीरो का कि ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि नहीं सर, हमें ये बताएं कि ये कैसी बात हो गई। मतलब एटम में तो प्रोटॉन भी है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी है। होना तो ये चाहिए था कि एटम पर या तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता या तो कोई नेगेटिव होता, लेकिन सर क्यों? यहां पर देखें, जब भी कोई एटम न्यूट्रल होता है, जब भी कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका ये मतलब है कि सपोज मेरे पास एक एटम है, उसमें दो प्रोटॉन है और उसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर चार्ज होता है प्लस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। जब यहां पर दो प्रोटॉन है, इट मींस न्यूक्लियस में कितना चार्ज हो गया? +2। बाहर दो इलेक्ट्रॉन है, बाहर कितना चार्ज हो गया? -2। +2 -2, यानी मैं बोल सकता हूं कि +2 -2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, तो एटम पर जो टोटल चार्ज अपेयर होगा वो कितना अपेयर होगा? सिंपल सी बात है, वो कितना पेयर होगा? जीरो पेयर होगा। सही है। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल एटम में यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, तो ये जरा देखें,
न्यूट्रल एटम जो होता है, जिसको मैं बोलता हूं एन एटम, एन का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम जो होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं किस चीज के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दैट्स व्हाई एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब यहां तक तो आप लोग समझ गए कि एटम जो होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, और एटम के शेल्स जो होते हैं यानी द रिवॉल्विंग पार्ट्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, यहां पर देखें वहां पर क्या मौजूद होता है शेल्स में, इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो आई थिंक सबको समझ आ गई, यहां तक तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए, अब मेरे पास एक न्यूक्लियस है, सपोज मेरे पास यहां पर क्या है, एक एटम है, उसका एक मैंने ले लिया न्यूक्लियस, ये मैंने ले लिया उसका न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल सर्कल है, सपोज कर ले ये मेरे पास है एक न्यूक्लियस। अब देखें ये फिर मेरे पास एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में फॉर एग्जांपल कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। इस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। अब यहां पर देखें 2 प्रोटॉन हो गए कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि इस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए। तो अब सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि सर ये एटॉमिक नंबर किस चीज का नाम है, सही है? तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पर देखें किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। अब यहां पर देखें इस एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितने होगा, वो 2 होगा। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर, यानी एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं। अगर एक एटम में 2 प्रोटॉन हैं तो उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर एक एटम में 50 प्रोटॉन है तो बताएं कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, बोले कुछ तो बोले, कितना हो जाएगा, 50। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब मैंने बात की न्यूट्रल एटम की, तो न्यूट्रल एटम में तो प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से। अब ये तो कोई नई बात हो गई, नई बात हो गई कि नहीं? तो देखें नहीं, ओल्ड ही बात है, सही है। तो अगर एक न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं तो ये बात ऐसे भी कर सकता हूं कि एक एटम के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसको भी हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उसको मैं बोल सकता हूं उस एटम का एटॉमिक नंबर, या एक एटम के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको भी बोल सकता हूं एटॉमिक नंबर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो जरा डेफिनेशन को देख लें कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? यहां पर देखें एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं, क्यों बताएं, थोड़ा सोच लें। इसको हम प्रोटॉन नंबर इसलिए बोल सकते हैं कि यार ये तो एटॉमिक नंबर में हमने कौन सी बात की कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो मैं बोल नहीं सकता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन नंबर, इट इज बेसिकली द सेम थिंग। तो एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी बोल सकते हैं, यानी प्रोटॉनों की गिनती। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, एटॉमिक नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं Z से। यहां पर देखें एटॉमिक नंबर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी मैं एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी तस्वर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको किसी एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, अगर आपको ये नहीं पता कि एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप उस एटम की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जान नहीं सकते। तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज बेसिकली द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? आपने कभी पीरियोडिक टेबल का नाम सुना है? सुना होगा। यानी पीरियोडिक टेबल बेसिकली वो टेबल है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि नहीं सर, हमने पीरियोडिक टेबल को तो हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। सवाल यह है कि सर हमने किस ऑर्डर से?
किस बेस पर उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, हमने पीरियोडिक टेबल में 118 के 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक नंबर। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बेसिकली बेस्ड है, इसकी बुनियाद क्या है? एटॉमिक नंबर। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनको हमने फर्स्ट रखा हुआ है। जितना आप पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ जाएंगे, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बाय वन बाय वन बाय वन। तो आप देख सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे देखें, मैं मिसालें बाद में दूंगा, पहले हम थोड़ा सीख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं मास नंबर पर। यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आगे देखें, मैं ये ऊपर वाला गायब कर रहा हूं, सही है? देखें, अब हम बात करते हैं किस चीज की? अब मैं बात करने लगा हूं मास नंबर की। किस चीज की बात करने लगा हूं? मास नंबर की। मास नंबर की। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे बोल रहा हूं? सही है, तो बोलना पड़ता है, सही है। देखें, मास नंबर, व्हाट इज मीन बाय मास नंबर? देखें, ये मेरे पास है एक एटम, ये मेरे पास है एक एटम, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। बोले जरा, न्यूक्लियस। देखें, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखें, एटॉमिक नंबर में आपने बात की कि एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। वहां पर सिर्फ आपने बात की किस चीज की? कि एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, सही है। लेकिन मास नंबर किस चीज को बोलते हैं? जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को गिन लें। पहले आपने क्या कर लिया? ये एटम है, मैंने गिन लिए कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं। उसके बाद मैंने गिन लिए कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। उसके बाद मैंने क्या कर लिया? उसके बाद मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो इसके रिजल्ट में जो बन जाता है, हम उसको बोलते हैं उस एटम का मास नंबर। कितनी इजी बातें हैं, देख लें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? सपोज कर रहा हूं 4। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका मास नंबर कितना होगा, तो मैं क्या कर लूंगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को जमा कर लूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। जवाब कितना आया? 7। तो मैं बोल सकता हूं कि इस एटम का मास नंबर कितना है? 7। कितनी इजी बातें हैं। तो ये है मास नंबर। देख लें, मास नंबर को आप न्यूक्लियन नंबर भी बोल सकते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर? बताएं। बताएं। इसको हम न्यूक्लियन नंबर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो आपने 7 नंबर ऑब्टेन किया है, हासिल कर लिया, ये पार्टिकल कहां पर मौजूद थे? ये दोनों पार्टिकल जो हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। यानी ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर बेसिकली है न्यूक्लियन नंबर, यानी वो नंबर जो न्यूक्लियस से हम ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? उसको हमने रिप्रेजेंट किया जेड से। यहां पर देखें, मैंने डिफिनेशन लिखी हुई है कि सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी जब मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से क्या कर लूं? सम कर लूं, और इसके रिजल्ट में जो वैल्यू मेरे पास आए उसका नाम क्या होता है? मास नंबर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये भी क्लियर हो गया। ये बात हमेशा याद रखें कि मास नंबर हमेशा ज्यादा होता है, यानी मास नंबर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एटॉमिक नंबर से। क्यों? सवाल पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड के पेपर में, या कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। बहुत ही सिंपल सा जवाब है। देखें, एटॉमिक नंबर में आप सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को लेते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को लेते हैं, लेकिन मास नंबर में आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी लिया और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी लिया। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि मास नंबर हमेशा ग्रेटर होगा एटॉमिक नंबर से। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे देखें,
मास नंबर जो होता है ये हमेशा होल नंबर में होता है, मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है, यानी मास नंबर की वैल्यू कभी भी इशारिया में नहीं आती, डेसिमल में नहीं आती। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी एटम का मास नंबर 7.5 है, 7.1 है, 7.8 है, सही है। यानी ना तो न्यूट्रॉन को आप हाफ कर सकते हैं, ना तो आप प्रोटॉन को हाफ गिन सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो मास नंबर हमेशा होल नंबर में होगा। अब आप लोगों के जहन में सवाल आया होगा कि नहीं सर, ये तो फिर कोई नई बात हो गई। कौन सी नई बात हो गई? पीरियोडिक टेबल में जो मास नंबर लिखे हैं वो क्या है? वो भी तो एटम के मासेस लिखे हुए हैं, वो भी तो न्यूक्लियस से हमने डिराइव किए होंगे, वहां से हुए होंगे। नहीं, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट के नीचे लिखे होते हैं वो बेसिकली मास नंबर नहीं है, वो बेसिकली है एवरेज एटॉमिक मासेस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? या आप उसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। वो मास नंबर हरगिज भी नहीं है। तो इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखें, मास नंबर को आप मैथमेटिकली मालूम कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास नंबर इक्वल होता है एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं प्लस उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। जब हम इन दोनों को क्या कर लें, एड अप कर लें, इसके रिजल्ट में जो जवाब मिलेगा उसको हम बोलते हैं मास नंबर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी तो जरूरी होती है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर आप पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर देख लें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है? 8। अब व्हाट इज मीन बाय 8? इस 8 का ये मतलब है कि इस ऑक्सीजन में 8 क्या होंगे? 8 होंगे प्रोटॉन। इसका एक दूसरा जवाब भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यानी मैंने पहले ही बात की कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। यहां पर देखें, इधर उधर ना देखें। अगर मैं आपको बोलूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसकी जो Z की वैल्यू है वो 6, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कार्बन में 6 क्या है? 6 इसमें है प्रोटॉन और 6 इसमें है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। हमने आज एटॉमिक नंबर के बारे में बात की और साथ में हमने मास नंबर के बारे में भी बात की। क्लियर हो गया कि नहीं? इंशाल्लाह इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम फाइंड करेंगे कि आप किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे मालूम कर सकते हैं, किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे आप मालूम कर सकते हैं और किसी एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई भी मसला हुआ, क्वेश्चन हुआ, कंफ्यूजन हुई, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।